आज हम क्या पढ़ेंगे? आयनाइजेशन, एंथैल्पी। देखिए स्टूडेंट, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? हम आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बोल सकते हैं, इसको आयनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? अपने पास वो एनर्जी होती है जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या कराने के लिए, लॉस करवाने के लिए जो रिक्वायर्ड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, देखिए जैसे अपने पास क्या लेते हैं, हम सोडियम का एग्जांपल लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। इसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करेंगे? फर्स्ट शेल में क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में क्या होते हैं? 8, और थर्ड शेल में क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे हम इनका स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करें तो देखिए यहाँ सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। ये कौन सी शेल है अपने पास? फर्स्ट। ये कौन सी शेल होगी? सेकंड। और ये लास्ट शेल होती है अपने पास सोडियम एटम में। ठीक है, अब लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन अपने पास? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो इस 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए, बाहर रिमूव करवाने के लिए, इस 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए हमें जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इस सिस्टम को जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, देखो ये जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस क्या करके रखता है? इस इलेक्ट्रॉन को बाउंड करके रखता है। तो इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करवाने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है? इसको एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, जो एनर्जी हम देते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए आप कैसे डिफाइन करोगे आयनाइजेशन एंथैल्पी को? क्या डेफिनेशन होगी इसकी? तो देखिए इट इज द minimum amount of energy, minimum amount of energy which required to remove outermost electron from an isolated gaseous atom। ये अपने पास किसकी डेफिनेशन है? आयनाइजेशन एंथैल्पी की। देखो बेटा क्या होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी? ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। कि किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कराएंगे वो कहाँ से करवा रहे हैं? आइसोलेटेड गैसियस एटम से रिमूव करवा रहे हैं। ठीक है, कहाँ से रिमूव करवाएंगे? आइसोलेटेड गैसियस एटम से। जैसे देखिए ये क्या है, अपने पास कोई एटम है, गैसियस स्टेट में है। जब यहाँ से हम क्या करवाएंगे? इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? एम पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अब इस प्रोसेस के लिए हमने जो एनर्जी दी उसको हम क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, ये क्या है? आयनाइजेशन एंथैल्पी है। और आयनाइजेशन एंथैल्पी हमें क्या करनी पड़ती है? देनी पड़ती है। तो देखो आपने पढ़ा होगा भी, अपने पास दो टाइप की रिएक्शन होती है। जो रिएक्शन होती है अपने पास दो टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और सेकंड होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जब एनर्जी बाहर रिलीज होती है। ऐसी रिएक्शन जिसके दौरान एनर्जी बाहर
रिलीज होगी, हम उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। और जब हमें एनर्जी देनी पड़ती है, जब एनर्जी हमें देनी पड़ती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है सिस्टम में, तो वो क्या कहलाएगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। अब ये जो टाइप है आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है, ये किस टाइप की होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन में काउंट होती है। दिख नहीं रहा? अब दिख रहा है भाई? दिखाई दे रहा है अब? देखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? जब एनर्जी बाहर रिलीज होती है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो डेल्टा एच होता है, ये क्या होता है? पॉजिटिव। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच क्या होता है? नेगेटिव। तो अपने पास ये जो रिएक्शन है जहां पर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? लॉस होता है। तो इस दौरान जो एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब की है, उसको हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। और इसके लिए डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव। डेल्टा एच क्या आएगा अभी? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। जैसे हम एग्जांपल लेके चले, सोडियम है अपने पास गैसियस स्टेट में, जब ये क्या करवाएगा? इलेक्ट्रॉन रिमूव कराएगा, तो क्या बन जाएगा? Na पॉजिटिव। और बाहर क्या निकल गया? एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके लिए जो डेल्टा एच होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक। अब नेक्स्ट देखिए अपने पास कि यूनिट क्या होती है, हम इसको किस यूनिट में मेजर कर सकते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी को। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी को मेजर करने के लिए जिस यूनिट का हम यूज करते हैं, वो क्या होती है अपने पास? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। हम इस यूनिट का यूज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और इनके साथ दूसरी यूनिट जो होगी अपने पास, वो क्या है? किलो जूल पर मोल। अगर हमें एक मोल के लिए निकालना है तो हम कौन सी यूनिट यूज करेंगे? किलो जूल पर मोल। ठीक है, एक एटम के लिए हम कौन सी यूज करेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आती है सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखिए बच्चों, सक्सेसिव का मतलब क्या है? एक के बाद एक। जैसे हमने यहाँ पर क्या करवाया? एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया। अब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के बाद ये जो अपने पास एम पॉजिटिव आयन है, इस आयन में से हमें एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करवाना है। और उधर से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, उसको हम क्या बोलते हैं? सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है अपने पास? कि जब हम क्या करते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के बाद सेकंड, थर्ड या फोर्थ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाते हैं, तो उनके लिए जो हमें एंथैल्पी देनी पड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। तो देखिए, जैसे अपने पास क्या है? मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम क्या है? गैसियस स्टेट में है। अभी मैग्नीशियम क्या करेगा? जब हमने इसको एनर्जी दी, तो ये क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके Mg पॉजिटिव बना देगा। और इसने क्या कर दिया? एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। अब हमें क्या करवाना है? इस Mg पॉजिटिव से क्या करवाना है? फिर से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है। तो फिर हम इसको एनर्जी देंगे, तो ये क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा के क्या बन जाएगा? Mg2 पॉजिटिव। और एक इलेक्ट्रॉन क्या करवा दिया इसने? रिमूव। तो देखो, ये जो फर्स्ट हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया, इसके लिए अपनी एनर्जी क्या थी? आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, ये मान ली। और सेकंड के लिए अपनी एंथैल्पी क्या हो जाएगी? IE2, ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखो। देखो, इसको क्या बोलते हैं? हम सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के बाद जब हम क्या करते हैं? दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाते हैं। इसी तरह से हम थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा सकते हैं। तो उनके रिस्पेक्ट हम जो आयनाइजेशन एंथैल्पी देते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो इनका ऑर्डर होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी का, वो क्या होता है? कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड होगी ना, वो हमेशा ग्रेटर होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 से। ठीक है, देखिए ऐसा क्यों होता है, इसका क्या रीजन है, अभी हम वो पढ़ते हैं अभी। देखिए इसी तरह से अगर हम एक एग्जांपल और ले एल्यूमिनियम का।
एल्यूमिनियम से भी क्या करेंगे, हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाएंगे, ये क्या बन जाएगा, Al पॉजिटिव, और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिमूव। ठीक है, गैसियस स्टेट में होगा भी। अब Al पॉजिटिव से फिर से हमें क्या करवाना है, एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करवाना है, तो क्या बन जाएगा, ये Al2 पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। फिर नेक्स्ट Al2 पॉजिटिव से जब हम क्या करवाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे, तो क्या बन जाएगा, ये Al3 पॉजिटिव प्लस में इलेक्ट्रॉन। अब इसके रिस्पेक्ट में जो हमने एनर्जी दी वो आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, इसके लिए जो एनर्जी लगी दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी 2, और इधर से जो एनर्जी लगी दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी 3। इन एनर्जी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड जो होगी वो ग्रेटर होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड जो होगी वो थर्ड से कम होगी, और आयनाइजेशन एंथैल्पी जो 1 होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है। तो देखो ये ऑर्डर क्या होता है अभी, जब हम थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हमें क्या करनी पड़ती है, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है, एज कंपेयर टू सेकंड और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के। ये ऑर्डर क्यों क्यों होता है, इसका क्या रीजन है, ये देखिए। जब हम क्या करते हैं, Al पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो Al पॉजिटिव में क्या होता है अपने पास, देखो इधर क्या है, 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन कितने होते हैं, 13। तो इधर न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है अभी, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही Al पॉजिटिव बनता है अभी, एल्यूमिनियम कैटायन बनेगा, तो इधर न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो इधर देखो जो न्यूक्लियस है वो आउटर इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, बाउंड कर लेगा। ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या करेगा, आउटर इलेक्ट्रॉन को अपने से बाउंड कर लेगा और टाइटली, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए, बाहर रिमूव करवाने के लिए हमें और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, देखो इस प्रोसेस में हमने जो एनर्जी दी एल्यूमिनियम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमने जो एनर्जी दी थी वो थी आयनाइजेशन एंथैल्पी 1। फिर Al पॉजिटिव से हम एक और इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, इसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी Ie2। और ये जो Ie2 होती है ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 जो होती है वो हमेशा ग्रेटर होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 के। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो जब Al पॉजिटिव से हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो Al पॉजिटिव में क्या होता है अपने पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, दैट मीन्स न्यूक्लियर चार्ज क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इन आउटर इलेक्ट्रॉन को अपने से और टाइटली बाउंड कर लेता है, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए हमें और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। बात समझ रहे हो, इसी वजह से जो सेकेंड आयनाइजेशन थेरेपी होती है वो फर्स्ट आयनाइजेशन थेरेपी से ग्रेटर होती है। अब आप नेक्स्ट भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि थर्ड आयनाइजेशन थेरेपी क्यों ज्यादा है सेकंड से। तो देखो अब हमें क्या कराना पड़ेगा, इधर से Al2 पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है। अब Al2 पॉजिटिव में क्या है अपने पास, 11 इलेक्ट्रॉन है और 13 क्या है, प्रोटॉन। तो यहाँ न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, और ज्यादा इंक्रीज हो गया। अभी यहाँ न्यूक्लियस ने आउटर इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, और ज्यादा पावर से क्या कर लिया, बाउंड कर लिया। तो इस वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमें यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ेगी वो क्या होगी, और भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये ऑर्डर आप हमेशा ध्यान रखना सक्सेसिव आयनाइजेशन थेरेपी का, कि जब हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के बाद दूसरा, तीसरा या चौथा इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करवाते हैं तो उनके रिस्पेक्टिव जो हमें आयनाइजेशन थेरेपी देनी पड़ती है वो क्या होती है, ग्रेटर होती है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से। इसका क्या रीजन है, इसका रीजन है इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, कि जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज हो जाता है अभी। और न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज हो जाने की वजह से आयनाइजेशन थेरेपी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है, तो देखो हम क्या कर रहे थे, आयनाइजेशन थेरेपी पढ़ रहे हैं। आयनाइजेशन थेरेपी अपने पास क्या होती है, आयनाइजेशन थेरेपी इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, कि किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हम देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, आयनाइजेशन थेरेपी कैसा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है अभी, इसके अंदर हम एनर्जी देते हैं, और एनर्जी देने का मतलब क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो इसीलिए यहाँ जो डेल्टा एच होगी वो डेल्टा एच क्या आएगी, पॉजिटिव। और किस यूनिट में हम इसको मेजर करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में या फिर किलो जूल पर मोल। ये क्या है,
यूनिट्स है जिसमें हम क्या करेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करेंगे। अब नेक्स्ट आती है अपने पास सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है कि एक के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। और जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो हमेशा ग्रेटर होती है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से, ठीक है। इसका क्या रीजन होता है, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, कि न्यूक्लियर चार्ज क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। इस वजह से जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है अपने पास थर्ड वाली वो ग्रेटर होती है, फिर सेकंड और सबसे कम कौन सी होगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। क्लियर हुई इतनी बात। अब नेक्स्ट देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी, कि आयनाइजेशन एंथैल्पी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना कौन सा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो देखिए कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्टर आता है अपने पास एटॉमिक साइज। जो फर्स्ट फैक्टर है वो कौन सा है, एटॉमिक साइज है भाई। देखिए स्टूडेंट्स क्या आएगा यहाँ, जैसे अपने पास क्या, मेरे पास एक क्या है, छोटा एटम है भाई जिसका साइज क्या है, स्मॉल, ठीक है, इसका आउटर इलेक्ट्रॉन इधर है। और एक दूसरा एटम है मेरे पास जिसका साइज क्या है, बिगर साइज है। देखो ये क्या है, न्यूक्लियस, और ये वाला क्या है, आउटर इलेक्ट्रॉन। तो बताइए किसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, कौन से एटम में मैं आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकती हूँ। देखो इधर क्या है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल, और इधर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो क्या है, लार्ज। बात समझ रहे हो, जब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस स्मॉल होगा तो वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा भी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इधर ज्यादा है, किसके बीच में, न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में। न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, ज्यादा, क्योंकि साइज क्या है यहाँ, स्मॉल। लेकिन इधर जब लार्ज साइज होगा तो इधर न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन से जो डिस्टेंस है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा भी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम, किसके बीच में, न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में। बात समझ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको निकाल पाना क्या होगा, आसान होगा एज कंपेयर टू इसके, क्योंकि इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है, इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो इधर हम कम एनर्जी दे के भी क्या कर सकते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा सकते हैं आसानी से, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करवा सकते हैं। लेकिन इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा। बात समझ रहे हो, देखो एटॉमिक साइज कैसे अफेक्ट करता है, जब अपने पास स्मॉल एटॉमिक साइज होगा तो वहां न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा देनी पड़ेगी, मतलब इसको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, तभी ये क्या कर सकता है, अपना ये इलेक्ट्रॉन बाहर रिमूव कर सकता है। लेकिन अगर साइज क्या है अपने पास, लार्ज है, और लार्ज साइज होने की वजह से न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस होता है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और डिस्टेंस इंक्रीज हो जाने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से कम एनर्जी पर ही ये आउटर इलेक्ट्रॉन क्या करवाया जा सकता है, रिमूव करवाया जा सकता है। तो इधर से देखो आप क्या बताओगे कि अपने पास जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एटॉमिक साइज के, किसके, एटॉमिक साइज के, ठीक है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक साइज की। अगर एटॉमिक साइज कम है तो हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी जब ज्यादा देंगे तभी क्या करेगा, अपना आउटर इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएगा, ठीक है। अगर अपने पास साइज क्या है, लार्ज, और लार्ज साइज पे हम क्या कर सकते हैं, कम आयनाइजेशन एंथैल्पी है, एंथैल्पी पर भी क्या कर सकता है, ये अपना आउटर इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा सकता है, ठीक है। तो यहाँ आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। तो इधर से हम ये बता सकते हैं कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, कि आयनाइजेशन एंथैल्पी एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर हुई इतनी बात। अब सेकंड देखिए, सेकंड कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है,
सेकंड फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, अब देखिए न्यूक्लियर चार्ज कैसे अफेक्ट करता है। न्यूक्लियर चार्ज, देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, न्यूक्लियर चार्ज के। जब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी, तभी वो क्या कर सकता है, अपना आउटर इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा सकता है। ठीक है, तो देखो जैसे अपने पास क्या है भाई, लेफ्ट टू राइट जाते हैं हम, पीरियड, जब भी किसी पीरियड के अलोंग हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। देखो न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज करने की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज क्यों करती है। देखो स्टूडेंट्स, क्या होगा इधर अपने पास, जैसे ये कोई एटम है, ये क्या है न्यूक्लियस, ये क्या है अपने पास आउटर इलेक्ट्रॉन है। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा भी, अपनी तरफ खींचेगा और अपने से क्या करके रखेगा, टाइटली बाउंड करके रखेगा। तो इस वजह से इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा पाना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा भी। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को टाइटली बाउंड करके रखेगा और इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए हमें आयनाइजेशन थेरेपी क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी, तभी ये क्या कर सकता है, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा सकता है। अब अपने पास कोई ऐसा एटम है जिसका साइज क्या है, बड़ा है, और साइज बड़ा होने की वजह से देखो, और इसका न्यूक्लियर चार्ज क्या है, कम, न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो ये आउटर इलेक्ट्रॉन को बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या करके रखेगा, बाउंड करके रखेगा। बात समझ रहे हो, तो इस आउटर इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से रिमूव करवा सकते हैं। न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो आयनाइजेशन थेरेपी भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, बस आप सिंपल इतना ध्यान रखो कि जो आयनाइजेशन थेरेपी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो हमें आयनाइजेशन थेरेपी ज्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर रिमूव करवाने के लिए। इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, आयनाइजेशन थेरेपी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, न्यूक्लियर चार्ज के। अब थर्ड फैक्टर देखिए, थर्ड कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है आयनाइजेशन थेरेपी को, थर्ड फैक्टर है अपने पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखिए ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हाईली स्टेबल होती है, उधर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। अब देखो कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है अपने पास, या तो हाफ फील्ड या फिर फुल्ली फील्ड, हाफ फील्ड या फिर फुल्ली फील्ड, ये जो कॉन्फ़िगरेशन होगी ये अपने पास क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है अभी। हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन सी होती है अपने पास, P3, D5, F7, ये जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ये क्या होती है अपने पास, हाफ फील्ड होती है। फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होगी, P6, D10 एंड F14, ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, फुल्ली फील्ड होती है। ठीक है, ऐसी कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है भाई। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेके चले, जैसे अपने पास क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p3। तो देखिए इसकी जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 2p3 है। इधर क्या है, जो p ऑर्बिटल है अपने पास वो क्या है, हाफ फील्ड है। तो ये क्या है, थोड़ी एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। तो इसके लिए हमें आयनाइजेशन थेरेपी क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी भी। ठीक है, तो इधर से आप क्या कर सकते हो, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन थेरेपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
ठीक है, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी उतनी ही ज़्यादा हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है आयनाइजेशन एंथैल्पी को? दैट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब देखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसे अफेक्ट करेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी को? आयनाइजेशन एंथैल्पी is inversely proportional to screening effect. आयनाइजेशन एंथैल्पी स्क्रीनिंग इफेक्ट के क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। भी देखिए ऐसा क्यों है? स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है? देखो जैसे ये अपने पास क्या है? न्यूक्लियस। ये अपने पास क्या है? आउटर इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इस न्यूक्लियस को शील्ड कर लेते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, जो अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं? इस न्यूक्लियस को शील्ड कर लेते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन से। मतलब ये जो न्यूक्लियस है ये डायरेक्टली आउटर इलेक्ट्रॉन को क्या नहीं कर पाता? फेस नहीं कर पाता भी। तो इस वजह से इस न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बात समझ रहे हो? देखो जब ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर क्या होगा? हाई होगा, तो न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा? कम। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम होगा तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं? इस आउटर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा सकते हैं। बात समझ रहे हो स्टूडेंट्स? अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, अगर ये जो अपने पास इनर इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस को क्या कर लेते हैं? शील्ड कर लेते हैं, तो न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या हो जाता है? कम। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर सकते हैं? आसानी से बाहर रिमूव करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। देखो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है क्या है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्रीनिंग इफेक्ट की। आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, अब सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका होता है? एस ऑर्बिटल का। सबसे अच्छा स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका होता है? एस ऑर्बिटल का। जो एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है वो अच्छे से क्या कर सकते हैं? न्यूक्लियस को स्क्रीन कर सकते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन से। फिर उसके बाद किसका होगा? पी। पी ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट एस के कंपैरिजन में कम होता है। फिर डी, और फिर किसका होगा? एफ ऑर्बिटल का। जो एफ ऑर्बिटल होता है, एफ क्या करता है? सबसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करता है। अभी क्या शो करता है? ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करता है। एफ की जो शेप होती है वो क्या, एफ की शेप की वजह से वो कैसे शील्डिंग इफेक्ट शो करता है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करता है। अभी ठीक है, तो जैसे जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा? कम होगा, वैसे वैसे आयनाइजेशन थेरेपी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि आयनाइजेशन थेरेपी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। आयनाइजेशन थेरेपी स्क्रीनिंग इफेक्ट की क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब नेक्स्ट फैक्टर देखिए अपने पास, नेक्स्ट फैक्टर कौन सा होगा? पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन कितना न्यूक्लियस के पास है, भी कितना न्यूक्लियस की तरफ पेनिट्रेट है अपना जो इलेक्ट्रॉन है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पेनिट्रेशन इफेक्ट बोलते हैं। अब देखिए जो एस ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूक्लियस के ज्यादा पास होते हैं। ठीक है, जो एस ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या है? न्यूक्लियस के ज्यादा पास होंगे। न्यूक्लियस के पास अगर जो भी इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका न्यूक्लियस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। और जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उधर आयनाइजेशन थेरेपी क्या देनी पड़ेगी? हमें ज्यादा देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। तो देखो जो एस ऑर्बिटल होता है वो क्या है? न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है अभी, तो इसलिए एस का जो पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है वो क्या है? ज्यादा। फिर पी ऑर्बिटल का, उसके बाद
डी और एफ ऑर्बिटल का जो पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है वो क्या होता है, सबसे कम होता है। तो देखो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है ये पेनिट्रेशन इफेक्ट पे कैसे डिपेंड करती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन इफेक्ट। आयनाइजेशन एंथैल्पी पेनिट्रेशन इफेक्ट की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अभी पेनिट्रेशन इफेक्ट जब ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी। बात समझ रहे हो कि वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के ज्यादा पास प्रेजेंट होंगे उनके लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है, अभी डायरेक्टली डिपेंड करती है पेनिट्रेशन इफेक्ट पे। और सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट जो होता है वो किसका होता है, एस ऑर्बिटल का। फिर सबसे उससे कम पी ऑर्बिटल का। फिर डी और एफ ऑर्बिटल का जो पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है वो सबसे कम होता है। अभी ऐसा क्यों है, क्योंकि जो एफ ऑर्बिटल होते हैं वो न्यूक्लियस से बहुत दूर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस से ज्यादा दूर हो जाने की वजह से उनका जो पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है वो कम होता है। और एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से बाहर रिमूव करवा सकते हैं। ठीक है, एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव करवाया जा सकता है एज कंपेयर टू डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन से। और एस ऑर्बिटल जो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास प्रेजेंट होता है, भी नियरेस्ट होता है न्यूक्लियस से, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। तो इधर से देखो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या है, पेनिट्रेशन इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। ठीक है, तो ये क्या थे, अपने पास फैक्टर्स थे कि कौन कौन से फैक्टर आयनाइजेशन थेरेपी को अफेक्ट करते हैं। तो देखो कौन कौन से फैक्टर थे जो आयनाइजेशन थेरेपी को अफेक्ट कर रहे थे। जो फर्स्ट फैक्टर था अपने पास, कौन सा था, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या करता है, आयनाइजेशन थेरेपी को अफेक्ट करता है भी। ठीक है, एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। जितना ज्यादा साइज होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही क्या होगी, कम होगी। ठीक है, एटॉमिक साइज क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी के। सेकंड कौन सा फैक्टर था अपने पास, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी के। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे इंक्रीज करेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने से क्या होगा, न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो आउटर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा पाना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट होगा भी। ठीक है, तो इस वजह से हमें क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ेगी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सेकंड अपने पास क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जितनी ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी हमें उतनी ज्यादा क्या देनी पड़ेगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ेगी, आउटर इलेक्ट्रॉन को क्या करवाने के लिए, रिमूव करवाने के लिए। अब कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है, एक तो हाफ फील्ड या फिर फुल्ली फील्ड। हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन सी होगी, P3, D5, F7। और फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होती है, P6, D10, F14। ये क्या होती है अपने पास, फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसे इफेक्ट करता है आयनाइजेशन एंथैल्पी को, स्क्रीनिंग इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा उतनी ही कम क्या होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। ठीक है, तो देखो जो अपने पास स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है एस ऑर्बिटल का क्या होता है, मैक्सिमम। फिर किसका होगा, पी ऑर्बिटल का। फिर डी, और सबसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट किसका होता है, एफ ऑर्बिटल का। तो एफ ऑर्बिटल के पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से आयनाइजेशन थेरेपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझ रहे हो। ठीक है, तो देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्रीनिंग इफेक्ट के। अब नेक्स्ट फैक्टर था अपने पास पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब जितना ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट होगा वो जिस ऐसा ऑर्बिटल जो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो उससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा भी। तो ये ध्यान रखो कि जिस भी ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होता है उस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या आता है अपने पास, ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल।
पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या ट्रेंड होगा, हम ये पढ़ेंगे। तो देखो फर्स्ट जो ट्रेंड पढ़ना है हमने, वो पढ़ना है अलोंग द पीरियड, कि जब हम पीरियड के अक्रॉस क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या होगा। भी आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे वेरी करती है। तो देखिए जो हम क्या करते हैं किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ्ट से राइट क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो अपने पास देखो एटॉमिक साइज क्या करता है, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज क्या करता है भाई, डिक्रीज करता है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। और न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज हो जाने की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगी भी, इंक्रीज करेगी। तो ये बात ध्यान रखना कि जब हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट क्या करते हैं, मूव करवाते हैं, तो अपने पास जो एटॉमिक साइज होता है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा। और आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि हमें पता है आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक साइज के। अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। बात समझ रहे हो। देखो इसका क्या रीजन बता सकते हो आप, कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है अभी। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इंक्रीज हो जाने की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है अपना अलोंग द पीरियड ट्रेंड होता है भाई। जब भी हम क्या करेंगे किसी भी पीरियड में लेफ्ट राइट मूव करवाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या है, डिक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्या रीजन है कि न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इंक्रीज हो जाने की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज आप इतना कीजिए। बाकी का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम क्या करते हैं, कल करते हैं। भी इसी टॉपिक को कल हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट जो होगा अपना ग्रुप के अलोंग क्या ट्रेंड होता है वो हम कल पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, इसको अच्छे से पढ़ना। कोई भी दिक्कत आए इस टॉपिक में तो आप मुझसे पूछ लेना। ओके, थैंक यू।